हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। एंड काफी लोग बेसब्री से एक हमारा एपिसोड आता है उसके लिए काफी इंतजार करते हैं। इससे पहले अपन एक सीरीज चला रहे थे चैट विद ट्रेडर्स, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैट विद रियल इन्वेस्टर्स के साथ। दोस्तों, इस सीरीज में मैं ऐसे कुछ लोगों को लेके आऊंगा आपके सामने जिनका अनुभव इतना ज्यादा है कि आपको मार्केट के बारे में उनसे अच्छा कोई और सिखा नहीं सकता। बिकॉज बाजार के बारे में अनुभव ही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, आप चाहे जितने वीडियोस देख लें, अगर आपको एक सही मार्गदर्शन देने वाला, एक सही मेंटर नहीं मिलता है, तब तक शायद आप बाजार में उतने अच्छे से कमा नहीं पाएंगे। इसी के साथ आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जिनको सिर्फ 1, 2 या 5 साल का नहीं, 30 से 35 साल का अनुभव है इस बाजार को। मतलब छोटी शब्दों में कहूं तो इनने पूरी तरीके से बाजार को पनपा है। इस बाजार के जो साइकिल्स होते हैं जिसके बारे में हम अपने वीडियोस में चर्चा करते हैं, उन साइकिल्स को देखा है, अप्स देखा है, डाउन्स देखा है, जिसके बारे में आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं ब्रिज मोहन जहांगीर जी, जो कि आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एंड काफी सारे हमारे दर्शकों का कहना था कि सर आप थोड़ा वीडियो में कीजिए, सामने वालों को भी दिखाइए, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा और अवसर नहीं हो सकता था। सर के बारे में मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊंगा तो सर का अनुभव तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एंड अनुभव के साथ साथ एक जो कहते हैं कि क्या बाजार से पैसा बनाए, तो बिल्कुल बनाए। इनने पूरे अप्स डाउन सब देखे हैं बाजार के, और आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको देख के ही लग रहा होगा सर एकदम सिंपल है, हम्बल है। और आज जो ये सेशन होगा, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, काफी 1, 2 वर्षों से जानता हूँ, तो मुझे पता है बिल्कुल हम्बल है, काफी इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए हम चालू करते हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही स्टॉक मार्केट में, आप आए कैसे, शुरुआत कैसे? हाँ, ये निश्चित ही भारत का स्टॉक मार्केट है वो नया है। नया का मतलब 1875 में चालू हो गया, तो इसका मतलब नहीं पुराना है। ये 1980 तक तो बॉम्बे में कुछ लोगों के पास था। 1983 में मैं बॉम्बे गया था मेरे अंकल के पास। मैं बाहर जाना चाहता था, अब्रॉड जा रहा था। वहां गया था, वहां पर फिर दलाल स्ट्रीट स्ट्रीट वगैरह गया। वहां पर एक कोई ब्रोकर थे हमारे जानने वाले चाचा जी के। अच्छा। उनसे बातचीत हुई, उनके रहन सहन ठाट बाट देखे, उनके बारे में बातें हुई कि ये लोग बहुत पैसा बनाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, ब्रोकर है ये। दलाल स्ट्रीट भी जाके आया। उस समय से 1983 से मेरे को लगता था कि ये होता क्या है, देखते हैं। 1985 में मैं जयपुर गया। जयपुर में मेरे मित्र हैं, वो काम करते थे। उस टाइम जमाना था शेयर बाजार में, जिसको उस टाइम अनलिस्टिंग या ग्रे मार्केट अहमदाबाद में कहते थे। जयपुर का अच्छा। ग्रे मार्केट हुआ करता था। वहां पर बहुत बड़ा ग्रे मार्केट था। एप्लीकेशन का बाजार, सबसे बड़ा बाजार था जयपुर। अच्छा। वो एप्लीकेशन में और मैं ग्रे मार्केट में काम करते थे। उनसे कुछ लगन हुई कि पैसा लगाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। फिर 2 साल बाद में मैं जयपुर चला गया था। जी। और वो टाइम था जब 1983 से 84-5 तक तेजी रही थी। इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ। उसके बाद में राजीव गांधी जी आए, बाजार फिर चला, रिलायंस का जमाना आया। मैं वो मुंबई गया तो देखा था, नौकरी छोड़ो, व्यापार करो, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करो, रेलवे स्टेशन पर और पर सब लगा हुआ मतलब। तो ये एक चीज थी कि ये होता क्या है। जब जयपुर तक भी बहुत कम था, हमारे यहाँ नहीं था। अच्छा। उसके प्रति फिर जयपुर में मैंने अपना व्यापार किया, दवाई का काम किया था। दवाई का काम के साथ में आपको मौके मिलते हैं पढ़ने के। ऐसा एरिया था रिच लोगों का, उसमें लोग एप्लीकेशन करते थे, वहीं ब्रोकर बैठते थे। अच्छा। 1988 में जेएससी खुल गया था, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज खुल गया था। उसके ब्रोकर्स वहाँ आसपास थे। उनसे मिलने जुलने में वो मेरे यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते थे रिटेल शॉप से। तो इस तरह से वो उस साइड में बढ़ता गया। अच्छा। उसके बाद में 1987-88 में मैंने एप्लीकेशन का काम किया। अच्छे इश्यू आया करते थे, बाजार बहुत बुरा था, एक दो बहुत इशू के खराब नाम था। आप बता सकते हैं, किस तरह के इश्यूज आते थे उस समय पे? रिलायंस पेट्रोल केमिकल आया था हजीरा में, जो अभी है।
अच्छा। वो ओके। बहुत बड़ा था अपने आप में। 1983, 84, 85 की हिस्ट्रियां सुनते थे। अच्छा। तो उस टाइम के जो इश्यू आए थे, रिलायंस का आया था, हिमाद्री का आया था, आपका रिलायंस का एक इश्यू आया था, पाताल गंगा प्रोजेक्ट, आरपीपीएल, अच्छा। जो अब भी आरआईआईएल है। उसके अच्छा। उस टाइम अच्छा। 500 रुपए के भाव हुआ करते थे ग्रे मार्केट में, और छोटे छोटे इश्यू आया करते थे। उसी टाइम टाटा स्टील का इश्यू आया था, अच्छा। टिस्को नाम से। अच्छा। 50 रुपए प्रीमियम पे आया था। सीसीआई लिमिट हुआ करती थी, सीसीआई से परमिशन हुआ करती थी प्रीमियम की। आपको ज्यादातर इश्यू जैसे मिलते थे जो हम्म। 8 पार ही मिलते थे, और उनके अच्छा। भाव बहुत अच्छे खुल जाया करते थे। टाटा टिमकेन, जो टिमकेन अभी है, उसका भाव खुला था 500 रुपए, 10 रुपए 8 पार, नई कंपनी आई थी। अच्छा। ओ। ऐसे ऐसे इश्यू आया करते थे बहुत, और इश्यूज की भरमार थी उस टाइम। 1989 से 90 तक। अच्छा। 90 में सारे लोग, एप्लीकेशन वाले और ग्रे मार्केट वाले, कमाते थे। मैं ग्रे मार्केट नहीं करता था, लेकिन ग्रे मार्केट का एक्सपीरियंस मिला था। अच्छा। 1991 में ग्रे मार्केट में कुछ लेन देन वो जस्टिफाइड था, उस टाइम चलता था, अच्छा। लिख अच्छा। देते थे। लिस्टिंग के टाइम में आपको उसकी लिस्टिंग के बाद में भी कई दिनों तक जयपुर में चांस मिलते थे कि अच्छा। आप डिलीवरी कब दो कब नहीं दो। अहमदाबाद में लिस्टिंग के 15 दिन में आपको डिलीवरी देनी पड़ती थी, जयपुर में अच्छा। लंबा चलता था। अच्छा। उसके बाद 92 में हर्षद मेहता का टाइम आया, जी। और बिल्कुल। यकीन मानिए आप, उस टाइम इतना पैसा बनता था, एक साल के भीतर 30 गुना तक पैसा हो गया। एक 30 साल टाइम, में? अरे बाप एक रे। साल में, इवन 6 महीने में। आपका इश्यू आया था रिलायंस कैपिटल का, 8 अच्छा। पार आया था। अच्छा। उसकी एप्लीकेशन थी 2.5 रुपए की, अच्छा। 2.5 रुपए की बस? अच्छा। 2.5 रुपए की। और वो 8 पार 2.5 रुपए में जिसने जितना मांगा था उतना मिल गया। किसी ने 5,000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई तो 5,000, और लिस्टिंग पे वो 60 रुपए हो गए। अरे बाप रे, लिस्टिंग में ही? हाँ, और गजब। ग्रे मार्केट में उसका 2-2.5 रुपए का भाव था, यानी 12.5 रुपए का भाव था। किसी ने ग्रे मार्केट में काम किया, एक पैसा ही नहीं देना, पैसा बन गया। ऐसा क्या जयपुर में बात है। होता था। क्या बात अहमदाबाद और जयपुर पे ऐसे काम होता था। है। अच्छा। आपके 1991 में आईसीआईसीआई लिमिटेड, हम्म। ये गवर्नमेंट कंपनी थी। एससीआई, एचडीएफसी अच्छा। और आईएफसीआई, ये 4 ओके। इशू आए थे, फुल फर्म आए थे। एचडीएफसी का फुल फर्म नहीं आया था। जेसीटी उस टाइम आया था, 8 पार नहीं आया था, 30 रुपए में आया था, 400 रुपए का भाव गया था, अभी 50 पैसे बिकता है वही जेसीटी पगवाड़ा। अरे बाप और रे। मैंने, हाँ, मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसमें आया वो 400 रुपए में बिका मेरा। पैसा अच्छा। बनता था बहुत एप्लीकेशन में बड़ा थोड़े। पैसा बनता था ये तो, बहुत ही। हाँ, बड़ा पैसा उस टाइम के हिसाब से। जी। लेकिन सब्सक्रिप्शन जो था ना, वो हम्म। इतना बड़ा होता था कि कोई 100 टाइम हो रहा है, कोई 200 टाइम हो रहा है, कोई 50 टाइम, कोई 25 टाइम। और अभी अरे। जैसे प्रोपोर्शनेट इश्यू आता है, वैसे नहीं था। आपका 100 टाइम हुआ है तो 100 में से एक को किसी को मिल गया, हाँ। और सारे की सारी 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद में पैसा रिटर्न होता था। 3 महीने में पता लगता था कि आपने, तब तक वो ग्रे मार्केट में काम होता था। अच्छा। ऐसा कुछ होता था 92 तक। बड़ा पैसा आया, हर्षद मेहता का कांड हुआ। हर्षद जी। मेहता ने वो बड़ा घपला किया स्टेट बैंक से मिलके। जी। एसीसी को 200, मैंने 90 रुपए देखा है एसीसी को 1990 में। 90 रुपए में 92 एसीसी? में अच्छा। एसीसी बिलो पार 100 रुपए पे डब शेयर, अच्छा। 100 रुपए पे, अच्छा। और 90 रुपए का भाव था। उसके बाद में वो 15,000 रुपए गया। उसको बाप रे। फिर, हाँ, एक जी साल जी में जी जी 15,000। जी। ये हर्षद अपोलो मेहता साहब नहीं कर रहा था क्या ये हाँ, पूरा देख? वर्षों में चले गया था। अच्छा। वो सारा सब कुछ प्रोपेगेंडा था अच्छा। उस हिसाब। हाँ, वो बैंक के साथ में मिलके किया था। लोग बातें करते हैं कि, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन ब्रोकरों के साथ में कुछ हुआ था, उन हम्म। ब्रोकरों ने कहा कि उस टाइम बदला चलता था, आपको पता हो याद हो, जैसे अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है, हम्म। उस टाइम
शेयर मार्केट में बीएसई में बदला चलता था। हम अच्छा भी यहाँ से बदले के सौदे करते थे, छोटे मोटे सौदे कर लेते थे। अच्छा। जयपुर का ब्रोकर हमें वहां से करवा के देता था। मतलब दर्शकों को बता दूं, बदला मतलब आज का डेरिवेटिव, सही है? आज का डेरिवेटिव, अच्छा आज का डेरिवेटिव में तो कॉल पुट, ये ऑप्शन 1 महीना 2 महीना, वो वीकली बदला होता था। अच्छा, वीकली बदला होता था, अच्छा। वीकली बदला होता था। आपने शेयर बेचा है जी। तो बदला ज्यादातर पॉजिटिव ही होता था। शेयर बेचने वाले को 1 रुपया, लगभग लगभग 1 रुपया वीकली अच्छा मिल जाता था सैकड़ा अच्छा पे। अच्छा और हाँ, और अगर उस पे कुछ तेजी आ गई तो वो अलग बात है, या फिर डिविडेंड आ गया तो वो चला गया, ऐसा कुछ होता था। तो अच्छा बदले में ज्यादातर लोग लेके रख देते थे, अच्छी तेजी लग रही थी और बदले में खड़े हो जाते थे। हर्षद मेहता बदले में खड़े हो गए, और हाँ। 2-3 कंपनियों से मिलकर, अच्छा और 1-2 बैंक से। अच्छा अब बैंक जो है उनके, आपको सोर्सेस होंगे तो मिल जाएंगे कौन से बैंक से मिला था, क्या हुआ था। तो वो बैंक से मिलके, जो सामने वाला ब्रोकर था उसने कहा कि ऐसे मत करो, वो अच्छा नहीं माने। उसका बेटा गया, ये कहने में आती थी बातें उस टाइम, कि उसका बेटा गया कि यार ऐसे मत करो, कि तेरे पिताजी को बोल दे कि अपना शर्ट उतार दे अच्छा यहाँ पर आके, और बीएससी में जो रिंग है उसमें अपना शर्ट उतार के और वापस दे दे तो सही है, फिर मैं काट दूंगा। फिर उन लोगों ने खोजा, हाँ। अच्छा अच्छा। अरे। खोजा, खोजने से पता चला कि इसके पास कोई कोऑपरेटिव बैंक के और एक नेशनलाइज बैंक से मिलावट है, और उसने 100 करोड़ का चेक दिया था, वो चेक बाउंस करवाया। और अच्छा इंटरनल नेशनल कुछ मामला था उसमें, उन लोगों ने किया। फिर उसको संसद में उठाया, अच्छा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मैटर था। उस मैटर को वहीं खत्म किया गया, और संसद में भी जेपीसी बैठी और सारे सब कुछ हुए थे। 92 में 23 मार्च से आगे, जो करीब करीब अप्रैल में बाजार 800 से चला था, 4200 हो हम्म। गया था अच्छा, 800 से सेंसेक्स। 4200, बाप रे। अच्छा। 5 टाइम, आप बाप रे। इसको नोट करें, 5 टाइम गया था। ये कितने समय के बीच में, साल भर के समय में? नहीं, ये 1988 में कुछ ऐसा था, और 92 तक चला गया, फिर मतलब 93 तक वो बाजार टूटा, हाँ जी। और 93 से वापस वो चला 94 तक, वही भाव आए वापस, वो का वो वैसे के वैसे बाजार आए। 94 95 तक, 94 से लगा के और 95 तक वो टूटता गया। टूटते टूटते इस तरह से टूटा कि जिन भाव, शेयरों के भाव 200 500 रुपए हुआ करते थे, वो 5-5 रुपए में मिल जाया करते थे। अरे, कोई ऐसा आज के समय में हम जैसे ब्लू चिप कहते हैं, ऐसा कोई स्टॉक था जो गिर गया था, जैसे टाटा या रिलायंस या इस तरह के कोई शेयर गिर गए थे इस रिलायंस समय? में 52 रुपए देखा था उस टाइम, 89 में 500 रुपए से 52 रुपए आया था। अरे बाप। इसको का भाव तो ऊपर हुआ करता था, 60 रुपए में दिया था उसको, 235 रुपए ले गए थे वापिस, 90 135 रुपए आया था 270 से। रिलायंस भी गिर के उस टाइम आया था आपके 235 से 90 रुपए आया था, अरे। और उसके बाद में वो 500 रुपए गया था 94 में। 93 में एसबीआई का इश्यू आया था, 10 रुपए पेड अप 100 रुपए में आया था, 100 रुपए प्रीमियम चलता था, 200 रुपए में लिस्ट हुआ, फिर वो भी टूटा। ओबीसी, आपके बड़ौदा बैंक, ये 95 96 में इनके भाव हुआ करते थे 28%, 28 रुपए, अच्छा। और डिविडेंड 35%, यानी आपको 12% 15% की यील्ड मिल रही थी, ऐसा जमाना आया था उस टाइम। अरे बाप रे। देखिए 2002-3 की बात। बैंक की ब्याज दरें हुआ करती थी आपकी 15%, 18%, 18% की एनसीडी आया करती थी। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट रेट 15% हुआ करती थी। ये जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं? हाँ, फिक्स डिपॉजिट। अरे बाप रे। अच्छा। और कंपनीज 15% तक, 18% तक, जैसे टोरेंट फार्मा था उसका 18% की एनसीडी थी।
अच्छा। उन पे एनसीडी पे फिर प्रीमियम चलने लग गया। फिर टूटते, जब ये 92 में हर्षद मेहता से पहले आए थे आपके मनमोहन सिंह, इन्होंने रिफॉर्म शुरू किए। अच्छा। उससे पहले आपने सुना हो तो यशवंत सिन्हा आपके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, सोना बेचना पड़ा था, भेजना पड़ा था, वो जी। अब भी नहीं है। 94 से 95 से 98 तक शेयर बाजार बिल्कुल गिरा हुआ था। 4 साल। और ऐसे शेयर थे, हाँ बिल्कुल गिरा हुआ था। और 10 रुपए में आपका हिमाचल फ्यूचरिस्टिक मिलता था, 10 रुपए में सत्यम कंप्यूटर मिलता था, 10 रुपए में आपका ये सारे के सारे आईटी शेयर टूटे हुए थे। और फिर आईटी शेयर का सिल्वर लाइन था आपका। ये शेयर बढ़ने को शुरू हुए 1908 से 1998 से, और एक साल में 2 साल में ही 100 200 गुना हो गए। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का भाव आया था 2500 2600 रुपए। बाप एच रे। एफ सी एल जो अभी है, जी जी जी। केतन पारेख वगैरह का और का कई आए थे। 2000 में फरवरी में मार्केट 6300 सेंसेक्स गया था वापिस, वहां से टूटा, टूट के नीचे आया। फिर जमाने आए ऐसे रियल इन्वेस्टमेंट के, जैसे आर के दामानी ने 95 में आपका सन फार्मा 150 रुपए हुआ करता था, 150 रुपए का भाव हुआ करता था इन्फोसिस का, जो 1 लाख अच्छा। रुपए हो गया था, जिसने एक 15,000। लाख अच्छा। हाँ हाँ, 2000 में, सन 2000 में 5 साल में जिसने 15,000 रुपए लगाए, उसके पास सन 2000 में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था। 100 शेयर 1 करोड़ के हुआ करते थे, बाप रे। इतने बोनस देते थे उसमें। इस तरह से सन फार्मा 1995 में 96 में 150 रुपए था। उसके भाव मैंने अभी फड़ाए थे थोड़े दिनों पहले, तो 2018 में उसका 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, जिसका 15,000 का था। ये ऐसे बहुत से शेयर है। 96 में मैंने क्रॉम्पटन लिया था, 17 रुपए आया था नीचे में। मैं बॉम्बे गया हुआ था, वहां पर ऑफिस में गया, पूछा था जी की तो आप शेयर को पूछ के कर रहे होगे कि ये इतना टूटा हुआ तो कंपनी खराब है क्या। वो शेयर 4200 रुपए बिका था, यानी 600 रुपए बिका था, एक के 7 शेयर कर दिए थे। बाप रे, क्या बात है। तो कितने टाइम में, वो 5 6 साल में। ऐसे बहुत से उदाहरण है। सन 2000 में मैंने गुजरात अनारी को 2 रुपए में लिया था, एक साल बाद में उसने 2 रुपए 3 रुपए डिविडेंड देना शुरू कर दिया। एक शेयर के 36 शेयर कर दिए उसने, बोनस स्प्लिट करके। क्या बात है। 200 रुपए का भाव हो गया, 2 रुपए से 7,200 रुपए की उसकी पड़ता, ऐसा कुछ आया था। इस तरह से वो चलता गया, एक चीज को बेचा, दूसरी चीज को ले लिया, जिसमें थोड़ा मिलता है आधा बेच दिया, आधा फ्री कर लिया। इस तरह से बढ़ता गया। 2008 तक तो बाजार अच्छा ही था। 2003 में मैंने, जब सेंसेक्स 3500 था, तब मैंने प्रिडिक्शन किया था कि ये 18,000 जाएगा। लोग मुझे कहते थे कि ये पागलपन की बात है। मैंने कहा कि शेयर बाजार में ऐसा ही होता है। 1988 में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, 1992 में 11 लाख करोड़ हो गया, वो बढ़ के 2008 में आपका 150 लाख करोड़ हो गया। तो ये उस टाइम आपकी डॉलर की वैल्यू थी 11 12 15 रुपए, और अब डॉलर की रेट। मैंने कहा जब रिफॉर्म शुरू किए, तब जिन कंपनियों के भाव 200 रुपए थे, वो सिर्फ पेपर पे थी, आज प्रोडक्शन में है। वो आज 10 रुपए में मिलती है। 200 रुपए की सीजी गारसी मोटर हुआ करती थी, वो 10 रुपए में मिलती थी। मैंने उसको प्रिडिक्ट किया था, वो 900 रुपए गई थी। वाह। अभी गई थी ना, 2 साल पहले। जी जी जी। हाँ, फिर वहां से ग्यारह, जी जी जी। वहां से वापिस 170 आगे, 350 4 जी रुपए। जी जी। तो ये चीजें ऐसी होती है, कंपनियों में जान होती है इनमें। जो उस टाइम इश्यू के टाइम में उनका लोग प्रिडिक्शन करते थे कि ये भारत की भविष्य की कंपनियां हैं, और वो भविष्य की कंपनियां बनी, लेकिन भाव तो उनके बहुत नीचे थे। मैंने लुपिन को देखा है, 46 रुपए का लुपिन। 46 पे, उसके अच्छा। बाद में उसको स्प्लिट कर दिया, एक के शायद 15 या 20 शेयर हो गए, एक शेयर से जी 20 शेयर हो गए, वो
2000 रुपये बिका, 2200 रुपये। स्प्लिट होने के बाद में और बोनस आने के बाद में 2200 रुपये। ग्लेनमार्क है, कैडिला है, ये फार्मा कंपनियां, में मेडिकल लाइन से बिलोंग करता था, फार्मा कंपनी में बहुत अच्छा बूम आया था। जी। तो बाजार 22,000 हो गया था और फिर अंबानी बंधुओं ने मार दिया। रिलायंस पावर आया था, जी। आप देख रहे आर पावर हैं का आईपीओ। जी। उस टाइम से लोगों ने फिर, ये साइकिल भी होता है, एक साइकिल होता है कि आप साइकिल को फिर देखना, 4400 आई गया था 1992 में, अच्छा। 5 गुना, और 4400 से 22,000 गया, कितना, वही 5 गुना। ये साइकिल आते हैं, ये टाइम बीइंग आते हैं, और आप मान लो कि लोगों की देख रेख में आते हैं, लोग इसमें पैसा बनाते हैं। शेयर बाजार एक तरफा चलेगा तो फिर तो लाखों ही का ही आंकड़ा कम हो जाएगा। जब सही शेयरों बात। के भाव टूटेंगे तो बड़े शेयरों को बेच के निकल जाएंगे, छोटे शेयरों को। मेरे यहाँ एक मित्र हुआ करते थे शेयर बाजार में, वो कहते थे कि आप बछड़े खरीदो, बछड़े खरीदो, छोटे बच्चे घोड़े का, और जब घोड़ा बन जाए, आपने 10,000 का घोड़ा खरीदा है, छोटा बच्चा, और वो 1 लाख का हो गया, अब 2 लाख के लिए आप इंतजार मत करो, वो लाख में लेगा, वो क्या 2 लाख में चीज है। बेच देगा। वाह। आपका लाख का घोड़ा मर गया तो आपका 10,000 भी गया। सही बात और है। ये तो स्कीम है बाजार में, ये ही रियल इन्वेस्टर के लिए यही सही चीज है। अब किसी से बात करो, किसी कोई लोग पूछते हैं कोई शेयर बताओ, तो अच्छे फंडामेंटल्स के, अच्छी चीजों को देखते हैं। मेरा एक विश्वास रहता है कि आप 10 चीज खरीदो छोटे शेयरों में, अच्छा। उसमें एक एक पोर्टफोलियो को आप मैनेज करते हैं, तो आप 10 स्क्रिप्ट खरीदो, अच्छी छोटी 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 छोटी, उसमें से एक स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट 4 गुना हो गई, 3 स्क्रिप्ट खत्म हो गई, तो भी आपको वो देके जाएगी। बिल्कुल। और एक स्क्रिप्ट भी अगर आपने 10-10 को 20% में 10 कंपनी खरीदी, आपका टोटल पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उसमें 10%, 20% एक बार करते हैं, 5 बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें आपने अगर 10 कंपनियां खरीद ली, दूसरे बार में 10 कंपनियां खरीद ली, उसमें से एक कंपनी 100 गुना हो जाती है 100 कंपनियों में से, तो सारा का सारा पैसा आपको देके जाती है। बिल्कुल। दूसरा, आप एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो, एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मत करो, कौन जाने कौन सा सेक्टर चल जाएगा। ये किसी को पता नहीं था कि ऑटो सेक्टर इस तरह से चल जाएगा, जिस तरह जी। से अभी पीछे चल रहा जी। जी। है। ये जी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑटो सेक्टर इस तरह से चल जाएगा। क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और फिर बिल्कुल। भी चल गए। और ये था कि भाई आप एक सेक्टर में मत करो, एक हम्म। कंपनी में मत करो, अलग अलग कंपनियों में करो। और बहुत सारा, जब कचरे के भाव माल मिल रहा हो और हम्म। बाजार बढ़ रहा हो, उस टाइम जी। आप छोटे शेयर खरीद सकते हैं, वो थोड़े ही दिनों में बढ़ जाएंगे। जी। इस तरह की मेरी जर्नी है तो इस सर बाजार में। इसमें मेरा एक सवाल है। आपने जैसे कहा कि छोटे शेयरों को, जैसे आपने घोड़े का एग्जांपल दिया, उसमें आपने कहा कि छोटे शेयरों को लो। अब इसमें मेरा एक सवाल ऐसा है कि आए समय में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी छोटी कंपनियां आई थी जिनका कहीं ना कहीं कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया या प्रमोटर में कुछ लफड़ा हो गया था। तो इसके कारण ना जो एक रिटेल निवेशक है उसके दिमाग में थोड़ा भय बैठ गया है कि मैं शेयर बाजार में आऊंगा या आऊंगी, और उसके बाद मैं अगर ऐसे जगह पैसे लगाता हूँ या लगाती हूँ जिसका प्रमोटर अगर भग जाए या कुछ एक गड़बड़ी हो जाए, तो इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं आपके हिसाब से? ये नया जमाना है, ये अभी 2015 के बाद ही हुआ है। बिल्कुल। पहले मैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो ये सारी लफड़ेबाजी चलती थी। 2000 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन टैक्स फ्री नहीं था, उसमें जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन था। उसके बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन टैक्स जो फ्री हुआ, जी। उसके बाद में हर साल लोग यही करते थे, एक कंपनी में से निकल गए, 4 भाई है, एक कंपनी ली और 1 साल तक रख ली, उसके बाद में उसको बेच दिया, सारा का सारा टैक्स फ्री। सारी की सारी कंपनियां कागजों में चलती थी, और वो कागजों में चलने वाले भावों को आप मैनेज कर सकते हो कि भाई ये नीचा है और इसमें कुछ हलचल आ सकती है, कुछ वॉल्यूम चल रहा है, तो वो ऊपर अच्छा। ले जाके
नीचे उसको। भाव में लेके ऊपर ले जाके बेचते थे। अब कुछ कंप्यूटराइजेशन आ गया है और गवर्नमेंट भी सतर्क है, कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं ऐसा लगता है। जी, इस वजह से ये सारी चीजें अब दिक्कत में आ रही है, लेकिन अभी भी आप अगर कोई फंडामेंटल्स खोजते हैं तो आपको जी। मिलेंगे। तो सर इसमें जिन कंपनी फंडामेंटल्स में जब आप बात करते हैं तो फंडामेंटल में ऐसी दो कौन सी प्रमुख चीजें हैं जो आप बोलोगे बिल्कुल देखनी चाहिए किसी रिटेल निवेशक को निवेश करने से पहले? पहली कंपनी तो उसके जो ऑर्गेनाइजर है, प्रमोटर है, उनकी थोड़ी बहुत साख हो। दूसरी अच्छा। चीज ये है कि कंपनी रनिंग में तो है। आपके डाटाज दिखाते हैं, पहले तो डाटाज भी ऐसे ही आते थे, बिल्कुल। सारे मैनिपुलेटेड डाटा आते थे। अब शायद नहीं हो या आगे से नहीं होंगे। तो कुछ कंपनी कर रही है या उसके प्रोडक्शन है तो उसकी डिमांड तो आ जाएगी। डिमांड तो हर किसी चीज की है, डिमांड तो आ जाएगी नीचे भाव में। तो दो चीजें तो ये देखने की जरूरी है कि उसके प्रमोटर की स्थिति क्या है। अच्छा, प्रमोटर की स्थिति। जी। हाँ, दूसरी ये है कि कंपनी रनिंग में तो है ना, अच्छा। ये चीज मतलब। देखने की होती है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में आपकी उसकी ईपीएस क्या है, बुक वैल्यू क्या है। अब बुक वैल्यू अगर बहुत बड़े लॉस में है, बहुत बड़े डेबिट्स है, तो फिर उस कंपनी में तो क्या करेंगे आप। सही बात है। सही बात है, उसमें तो जाके कोई फायदा नहीं। तो सर अगर मैं बात करूं, आपने तो इतने साइकिल देखे हैं, जैसे कि आपने एक चीज तो कह दी कि कोई बता नहीं सकता कि अगला कौन सा सेक्टर चलेगा, जैसे ऑटो का नहीं बता सकते थे। फिर वैसे ही अगर हम 2003 या 4 के बाद देखेंगे तो बीच में एक मेटल साइकिल में भी बूम आ गया था। फिर आईटी का 2000 के पहले आ गया था, तो वो कोई पहले से नहीं बता सकता था। बट स्टिल मैं आपसे तो भी पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे कि अभी जैसे बाजार आपने देखा होगा वॉलेटाइल काफी हो गया है और अभी आने वाले समय में थोड़ा गिरा है। तो अगर आपके पास तीन ऑप्शन होंगे हमारे व्यूअर्स को देने को, एक अगर ऑप्शन बोलते हैं कि भाई आप स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो, एक चीज है। दूसरा एक ऑप्शन है कि भाई आप, कुछ बंदे बोलते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ ब्लू चिप पे ही करेंगे, जैसे अपना एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा होता है कि आप कोई एक सेक्टर बताओ, तो आप इनमें से कौन सा पिक करोगे और क्यों? आप कौन सा सलाह देना चाहोगे कि इस समय पे सबसे अच्छी चीज करने के लिए क्या हो? मेरा अनुभव कहता है कि ब्लू चिप कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। ब्लू चिप तो वो होता है जो ब्लू चिप बन गया। एचडीएफसी बिल्कुल। 185 रुपए में इश्यू आया था, जी। एक के 10 शेयर कर दिए, बोनस भी दे दिए। अब वो ब्लू चिप बन गया, उस टाइम तो नहीं था ना। उसकी दो कंपनियां हो गई। आईसीआईसीआई बैंक है वो 10 रुपए एट पार दिया था, और अब वो ब्लू चिप बन गया। आपका आईएफसीआई था, वो भी उसी के कैडर का शेयर था। शिपिंग अच्छा। कॉरपोरेशन था, वो भी उसी। और चारों इश्यू एक साथ आए थे, वो दो बैठ गए और दो जी। चल गए। जो चल गया वो ब्लू चिप है। मैंने देखा था अच्छा। उस टाइम जूतों के शेयर चलते थे, चमड़े अच्छा। के शेयर चलते थे। नमस्ते एक्सपोर्ट 2500 रुपए गायब है। मिड ईस्ट इंडिया लिमिटेड 550 रुपए। मेस्को फार्मा 500 रुपए। वो उस टाइम ब्लू चिप लगती थी और वो गायब है। आपकी कौन अभी 1 साल पहले तक कौन कहता था कि यस बैंक ब्लू चिप नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। 1 साल पहले तक वक्रांगी को कौन ब्लू चिप नहीं कहता था। बिल्कुल। हाँ, पीछे प्रमोटर का घराना है, जैसे रिलायंस है, अंबानी है। अब अंबानी पे जो तलवारें लटकी हुई है, और अगर इसके वो सौदे नहीं बने दोनों, तो इसकी सही क्या बात। स्थिति हो सकती है। 1.5 लाख करोड़ का डेबिट है, तो कंपनी बड़ी है। और ऑयल सेक्टर में अगर कुछ गड़बड़ आ गई तो बिल्कुल। रिलायंस का क्या भरोसा है। आज एग्जैक्टली। ब्लू चिप है, नमस्ते एक्सपोर्ट आज डीलिस्ट है, वो कहाँ गई। ब्लू चिप पैसा बनाने से मतलब है, आप ऐसी कंपनी छांटो ना। मैंने वीआईपी और सीएट को 40 रुपए में बताया था, और अच्छा। वीआईपी को मैंने 1400 रुपए में बेचा है। 17 रुपए की आपकी क्रॉम्पटन हाँ, हाँ। 4200 रुपए तक बेची है। जी, आपने बताया। जी। हाँ, श्री सीमेंट मेरे को राइट आए थे और मैंने राइट नहीं भरा था, क्योंकि मार्केट में एट पार राइट आया था। मार्केट रेट थी 9.5 रुपए। मैंने कहा इसको 3 रुपए में लेंगे। वो 22,000 हो गया, मैंने उसको 600 तक बेच दिया, वो 22,000 हो गया। तो ब्लू चिप तो बनती है सर।
ब्लू अच्छा। चिप, आप श्री सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट ने श्री सीमेंट को जन्म दिया था, वो आज भी 20-25 रुपए में बनती है, और वो कब ब्लू चिप बन जाए कोई शेयर, इसका पता नहीं लगता है। इसलिए सही बात। फंडामेंटल जरूरी है। ब्लू चिप में आप जाते हैं तो उसमें खोने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। बिल्कुल। 4,000 रुपए का जो LNT था, डॉक्टर रेड्डी था, वो 2,200 रुपए आ गया। वहां तक आप इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो सर यहाँ पर एक बात है, जैसे आपने फंडामेंटल का फोकस किया, तो आजकल की जनरेशन में एक बहुत चलता है कि CFA कर लो, MBA कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से कर लो, या काफी सारा आपने सुने होंगे इस तरह के काफी कोर्सेज चलते हैं फाइनेंस के रिलेटेड, बड़े बड़े, मैं मतलब क्वालिफिकेशन पे बोल रहा हूँ। तो आपके अनुभव से क्या लगता है कि जो व्यक्ति ये सारी चीजें करता है वही शेयर बाजार में बड़ा पैसा बना पाएगा, या आपका इस पे क्या कहना तो दो चीजें हैं, एक तो आशा का कोई विकल्प नहीं होता है, और विद्या का कोई अल्टरनेट नहीं है। देखो, पढ़ा हुआ है, लेकिन शेयर बाजार से इसका बहुत गहरा रिलेशन हो ऐसी बात भी नहीं है। शेयर बाजार में आप मेहनत करते हैं, लगन रखते हैं, और जो चीजें वो डिग्री लेने के लिए करके आए हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आप शेयर बाजार में अनुभव करना पड़ता है। है अनुभव? तो अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते हैं और पैसा कमाते हैं, तो आपके पास CFA हो या MBA हो, वो सारे आप हायर कर लेंगे, वो आपके अकाउंटेंट बन के रह जाएंगे, CA आपका अकाउंटेंट बनेगा। और अगर ऐसा ही होता कि CFA ही कमाएंगे, तो सारे CFA बन के और शेयर बाजार में आ जाते हैं, वो नौकरी नहीं करते। MBA वाले नौकरी के लिए नहीं जाते। मैं ये नहीं कहता कि विद्या का या डिग्री का कोई मोल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म होता है, आपकी एक पहचान होती है, ये MBA है। और जी। MBA करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, टाइम तो बिल्कुल। देना ही पड़ता है। दोनों चीजें हैं, आप क्वालिफाइड है, आप में वो टैलेंट है, लगन है, मेहनत है, तो आपको उसका अलग फायदा मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि CFA होना जरूरी है। मेहनत और लगन बराबर करते रहें, और आप उसकी तरफ उसकी उसके बायोडाटा को आप समझते रहें, कंपनी को और शेयर बाजार की साइकिल्स को और को समझते रहें, तो ज्यादा बेहतर है। वाह, क्या खूब कहा है। तो सर आपकी बात में ना, मैं एक शब्द मैंने 2-3 बार सुना है, वो शेयर बाजार के साइकिल्स की आप बात कर रहे हैं कि अगर उसका हमको अनुभव हो जाए, समझना लग जाए, हम पकड़ने लग जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सर यहाँ पर मेरा एक सवाल है इस चीज से, अभी प्रेजेंट सिनेरियो पे। तो अभी आपने सुना होगा, अगर मीडिया पे भी देखते हैं, या नए निवेशक हो जो 4-5 साल से बाजार में आए हैं, मैं खुद ही देखता रहता हूँ कि बहुत ही हताश निराश हैं। कोई कह रहा है कि कोरोना वायरस आ गया है, अब तो सब अर्थव्यवस्था खत्म ही हो जाएगी, भारत आज से 30 साल पीछे चले जाएगा, अब इधर पैसा नहीं बनेगा, 1930 हो जाएगा। तो इस करंट सिनेरियो पे आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह का माइंडसेट रखें और क्या करें? जैसा मैंने पहले कहा कि आशा का कोई विकल्प नहीं होता, आशावान रहना पड़ेगा आपको। अगर शेयर बाजार खत्म होता है तो फिर सारा व्यापार खत्म हो जाएगा, सारा सारा व्यापार खत्म हो जाएगा, तो आपको खेती तो करनी है ना, और कुछ नहीं बचेगा फिर तो। अगर इंडस्ट्री नहीं बचेगा, व्यापार नहीं बचेगा, व्यापार बचेगा तो शेयर बाजार भी बचेगा। बिल्कुल। और अगर वो सारा सब कुछ नहीं बचेगा, तो हमको, आपको, सबको खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से मेरे को याद है, 40 साल 50 साल पहले गांव में 1 रुपए मजदूरी हुआ करती थी, 1 रुपए में पेट नहीं भरता था, वो स्थितियां वापस आ जाएगी। तो फिर क्या करना है पैसे का। सही बात है। दूसरी बात मैंने जो सीखा है बाजार से, वो ये है कि जब आपको अपने ये कहते हैं, या जो आपकी चिंता करते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या करते हो, अभी भी शेयर बाजार में काम करते हो, अरे यार कैसे काम चलता है, और साइड का क्या चलता है आपका। उस टाइम अगर गिरे हुए बाजार हो, तो आपको धीरे 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 परचेज करना चाहिए, जैसा कि मैंने वाह। आपके ग्रुप में भी लिखा था। जी जी जी। और जब, हाँ, जब आपको चाय की दुकान वाला, पान की थड़ी वाला, रिक्शे वाला आपको टिप देवे कि सर 2 जने बात कर रहे थे, आप शेयर बाजार का काम करते हो, आप मेरे जानने वाले हो, ये शेयर ले लो, या सर हमें भी कोई कमाई का कोई बताओ, शेयर बताओ, उस टाइम बेच दो। बस ये एकदम परफेक्ट मामला है। क्या गुरु इसके मंत्र दिया अलावा, है। जी। हाँ, डर के आगे जीत है।
ये जो कोरोना है, ये यही चला, अगर दुनिया खत्म होती है तो फिर क्या बचता है, उसके बारे में तो अपन बात नहीं कर सकते। आप रामायण देखते होंगे, मैं छोटी सी बात उस संदर्भ में कहूंगा, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, उस टाइम हनुमान जी बूंटी लाने गए थे, बूंटी लेकर आ रहे थे, और राम वहां रो रहे थे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सारी की सारी सेना रो रही थी। उस टाइम तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। वो करुणा थी और ये करुणा है। और हर करुणा रस, 10 रस होते हैं, आपने सुना होगा, जी। उनमें से ये करुणा रस है, उसके बाद में वीर रस आता है। और अगर ये करुणा या ये करोना चला गया तो फिर क्या होगा, ये सोच रहा है। वाह, उसके क्या बाद में आपको मौके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग जो ये सुन रहे होंगे, मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोगों को कुछ एक नई चीज सीखने मिल रही है और इनके अनुभव से बहुत सीखने मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप शेयर कीजिए कि आपको क्या चीज पसंद आ रही है इस सेशन में। जी सर। तो सर, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा अभी। आपने बिल्कुल सही तरीके से एक पॉजिटिविटी भर दी है हमारे सारे निवेशकों में। तो आजकल के, अगर मैं आपको कहूंगा, आपने देखा होगा, जैसे मैं नए निवेशकों की बात करूंगा, वो 2 कौन-सी खामियाँ आपको लगती हैं? मतलब वैसे तो मेरे को लगता नहीं आप कभी किसी की खामियों के बारे में बात करेंगे, बट स्टिल सीखने के विषय में अगर मैं बात करूँ, वो 2 कौन-सी चीज़ मिसिंग है आज के समय के इन्वेस्टर में, जिसके कारण, क्योंकि आए दिन मैं देखता रहता हूँ कि लोग, जो अगर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मैं देखता हूँ सब लोग बोलते हैं कि यार इन्वेस्टिंग से तो पैसा ही नहीं बनता, जो करना है सिर्फ ट्रेडिंग करना है। तो ऐसी वो 2 कौन-सी चीज़ें हैं जो उनको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए अभी, कि भई ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनता? जैसा कि आपने मेरे को सबसे पहले पहचान दी कि अनुभव वाले इन्वेस्टर है, इस बाजार में सब जीरो होते हैं। ये बाजार अगर एबीसीडी की पूरी वर्णमाला है तो मैं ए नहीं जानता हूँ। हर दिन लोग कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन जो भी इस बाजार में आता है ना नया, उसको लगता है, वो यूं देखता है दोनों तरफ कि कहीं मेरे अंदर से लपटें तो नहीं आ रही है, मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूँ। उसको ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वो ही होता है। और जब चलते बाजारों में इन्वेस्टर आता है तो उसको ये लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आज की स्थिति 20 साल पहले, 30 साल पहले की स्थिति थी कि 16-16 घंटे किताबें पढ़ते थे, कैपिटल मार्केट, दलाल स्ट्रीट, उनमें से डाटा, उनको फिर वो कई पुरानी किताबें, आपके पुराने भाव देखने के लिए बॉम्बे की रेट लिस्ट वगैरह देखा करते थे, किसमें क्या आया था। अब तो आजकल आप किसी को एक शेयर के बारे में बताओ, वो तुरंत अपना मोबाइल खोलेगा, उसमें देखेगा, अरे यार इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। एक तो ये बड़ी बात हो गई, और नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। जब मैंने गुजरात बोरोसिल को 3 रुपए में रिकमेंड किया था, मेरे एक मित्र हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी में AEN है, पढ़े लिखे थे, यार ये तो लॉस में चलती है कंपनी। फिर वो 20 रुपए हुआ, मैंने कहा अब देख लो कि यार कोई 100 रुपए थोड़ी हो जाएगी। मैंने उस टाइम एक प्रश्न किया था चैनल पर कि भाई ये 23 रुपए में गुजरात बोरोसिल कैसा लगता है, कि ऐसे शेयरों में हम बात नहीं करते। उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, जी। बात नहीं करते। फिर वो जब वापस पलट के जवाब मेरे पास आया तो मैंने उसको बोल ही दिया कि आप इसके बारे में भी बताओ। तो नहीं नहीं ये नहीं है। मैंने कहा ये आगे आने वाले जमाने की कंपनी है, ये वो ग्लास बनाती है जो भारत में नहीं चाइना में बनता है, और एशिया की नंबर 1 कंपनी होने वाली है। वो एक दिन दूसरे दिन सुबह टूटी और उस दिन से बाय फ्रीज होना शुरू हुई, 100 रुपए पर चली गई। लोगों वाह! की नजर में नहीं आता है, लोग देखते हैं आंकड़े। एक तो ये अपने आप में आंकड़े देखते हैं, सारी चीजों को नहीं समझते हैं, ये बड़ी बात होती है। दूसरी बात, एक शेयर बाजार ये तो नहीं है ना कोई जुआ बाजार है, आपने अभी लगाया और कल पैसा मिल जाए। ज्यादातर लोग F&O की तरफ जाते हैं, कॉल पुट ऑप्शन की, ज्यादा अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, तो वो चोट खाते हैं। दूसरा ये होता है कि लालच करते हैं एक ही दिन में, ये अमीर होने का साधन है, ये मानते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये तो सर, जैसे आपने ये सारी चीज़ बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं तो चाहता हूँ और थोड़ा
वैसे मैंने पहले सोचा था कि हम छोटा रखेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सीखने मिल रहा है, तो अगर आपका वो होगा तो हम इसको और थोड़ा 10-15 मिनट चलाते हैं, अगर आपके पास समय है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें सीखने मिल रही है हमारे दर्शकों को। तो यहाँ हाँ। पे मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, जब आपने ट्रेडिंग के बारे में पूछ ही लिया हाँ। है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो शब्द हो गए, आपके हिसाब से ज्यादा पैसा किसमें बन सकता है? मैं आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि एक टमाटर का बीज लाके जो टमाटर बोता है और उसको पानी देता है, वो किस भाव में बेचता है? उसका टमाटर 5 रुपए किलो में बिकता है और आपको सब्जी मंडी में 20 रुपए में मिलता है। ये स्थिति हो गई है निवेशकों की। उनको बहुत लंबा देखना पड़ता है। वो एक निश्चित दायरे में चलते हैं और वो बीच में जो सब्जी वाले आ जाते हैं, ट्रेडिंग वाले, अब वो सोचते हैं कि अभी लिया। हम जो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, 1 घंटे पहले जो कंपनी अच्छी लगती थी और उसको खरीदा, और 1 घंटे बाद में उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का काम है। इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कोई भाग्यशाली है तो कमाएगा, या फिर वो उसी तरह से कि भाई शाम को जो सब्जी बिकी, 5 रुपए का टमाटर 1 रुपए में बेच के जाना है तो जाना है, पोजीशन नहीं लेनी है। या तो वो पोजिशनल रहे या फिर ट्रेडिशनल रहे, ट्रेडिंग करे, और ट्रेडिंग भी करे, इन्वेस्टमेंट भी करे, अपना पोर्टफोलियो खाली रखे और ट्रेडिंग करे। अच्छा। तो वो ट्रेडिंग से कुछ लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। दूसरे दिन उसके पास है क्या? पोर्टफोलियो में कमाते हैं, निवेश में कमाते हैं और ट्रेडिंग में जाता है। ऐसा होता है, अब तक ऐसा हुआ है। जी। तो सर मतलब मुझे एक बात बताइए, आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई पहले कि किस तरह 20 रुपए का शेयर हो जाता था, मतलब कभी कभी 10 गुना 20 गुना, जैसे आपने अपने गुजरात बोरोसिल का भी बताया कि वो भी कितने तरीके से भागा था। तो आपको क्या लगता है कि काफी लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि यार ये तो वो पुराने जमाने में होता था, 90s में होता था, 80s में होता था, 2000 में, अब नहीं होगा। तो आपका इस पे क्या कहना है, आगे भी ऐसी चीजें होंगी या अब? ऐसा ही होगा, बड़ी चीजें टूट जाएगी, संभालने वाले नहीं मिलेंगे। ऐसा भी होता है। रिलायंस कैपिटल आपका 3,000 रुपए का भाव हुआ करता था, वो कहाँ है आज? वो बिल्कुल। याद नहीं रहती। रिलायंस पावर 500 रुपए में, 300 रुपए में दिया था, 500 रुपए की लिस्टिंग हुई थी, वो कहाँ चला गया? आपका 360 रुपए में मेरे को किसी ने कहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन ले लो आप। मैंने कहा नहीं ले। वो कहाँ गई? कौन सी कंपनी? टूटने के लिए जगह उसके पास में है जो ऊपर से आ रहा है, बढ़ने के लिए उसके पास है जिसके पास कार्यक्रम है, आगे के लिए बढ़ने के सोर्सेस है, तो उसके लिए वही बातें हैं। तो सर ऐसा कर मतलब आपका, अगर ऐसा होगा नहीं। तो फिर एक चीज मुझे इधर थोड़ा अलग लग रही है कि हमारे बाजार में एक चलता है, सब जो जैसे काम करने वाले जाते हैं, जिनके पास निवेश का इतना समय नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम म्यूचुअल फंड का सारा हम देखें, होल्डिंग देखते हैं, तो वो लोग तो जैसे गुजरात बोरोसिल हो गई या स्मॉल कैप हो गई, मिड कैप हो गई, सिवाय कुछ फंड के वो नहीं लेते। वो लेते ज्यादा यही है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और ये सारी चीजें। तो सर आपका मतलब ये तो नहीं है कि एक निवेशक अगर थोड़ा समय दे के खुद से अगर वो निवेश करे, वो उसको लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न दे सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड? आपका ऐसा, इससे इस पे क्या तर्क होगा आपका? मैं यहाँ पर थोड़ा सा निरुत्तर हूँ, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट में, म्यूचुअल फंड में का मामला है ना, जी। वो किसी पे एलिगेशन जाता है। मैं म्यूचुअल ठीक फंड है। चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा। जी। मैंने 3 रुपए में या 5 रुपए में गुजरात बोरोसिल ले ली, 150 रुपए गुजरात बोरोसिल होती है तो म्यूचुअल फंड में खरीदता हूँ। ये मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ। बढ़ाना तो मेरे को ही है ना। जी। सबको पैसा, प्राइवेट पैसा चाहिए ना, उसको जी। मैनेज करने वाले भी लोग होते हैं ना। जी। आप समझ सम, सकते हैं। समझ रहा हूँ, हाँ। समझ रहा हूँ इस चीज पे। तो सर अब हमने ना बहुत सारे अच्छी चीजों के बारे में बात करी, बुरी भी बात करी। अब मैं बस आखिरी दो सवाल आपसे करूंगा। पहली चीज, आपकी जीवन में जैसे आपने तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पनपा पकड़ा, बट कोई ऐसा आपको याद हो इंसिडेंट जिसमें आपको लॉस हुआ हो, या फिर आपने ऐसा सोचा था कि ये ऐसा से ऐसा होगा लेकिन वो वैसा नहीं हुआ, तो उससे आपको कुछ अगर सीख भी मिली हो, तो अगर आप वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें।
मेरे पोर्टफोलियो में इतने अनलिस्टेड शेयर पड़े हैं जिनकी वैल्यू है और जिनकी क्वांटिटी है, तो वो अजीब है। मेरा एक मेथड रहा था, मैं लॉस में किसी चीज को नहीं बेचा मैंने, चाहे वो डिलिस्ट हो गई। अच्छा। अच्छा। बड़ी बड़ी क्वांटिटियां पड़ी है, क्वांटिटियां ले ली। क्वांटिटियां कैसे ले ली? मैंने एक शेयर खरीदा था, आपका एक्स्ट्रा आइडियल नाम हुआ करता था, 145 रुपए में। जी। अभी एक्स्ट्रा जेने का है। उसने 360 365 में डीलिस्टिंग के लिए पेपर थमा दिए, तो 365 में 10 दिन बाद में बिक गया। उस शेयर को मैंने बेचा, वो पैसे सरप्लस थे। उस पैसे का मैंने आलोक ले लिया 9 रुपए में। हाँ। अच्छा। वो 55 रुपए हो गए 2 महीने में। 2 महीने में? हाँ, उसको बेच दिया। एस कुमार ले लिया 5 रुपए में, वो 150 रुपए हो गया एक वाह। साल में। तो मेरा कुछ गया नहीं ना। मैं इसी से कुछ अपने को कमाना है। अब जो चीज देखते हैं कि टूट रही है, 5 रुपए की ली हुई चीज 3 रुपए में नहीं बिकी, या 50 रुपए की ली हुई चीज 40 में नहीं बिकी, तो पैसा तो इसी से आता है। वो पड़े हैं पोर्टफोलियो में, बहुत से शेयर है, बहुत बार हुआ है ऐसा। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको अंदर दर्द नहीं होता जब आप देखते हैं कि यार ये शेयर लिया था 50 पे, आज 10 रुपए का है मेरे पोर्टफोलियो पे, तो वो एक जैसे एक निवेशक को हो जाता है। मतलब मैं जितनों को देखता हूँ तो अभी जैसे बाजार जब गिरा तो उनके कुछ शेयर जब 20% नीचे गिरे उतने में ही उनकी हालत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे 40 50 60%। तो ऐसा आपको? मैंने बाजार को कुछ दिया नहीं है। मेरे को बाजार ने सब कुछ दिया हुआ है। जो कुछ हूँ मैं बाजार के पीछे हूँ। जितना पैसा है वो काफी है, काम चलता है ना, खाना मिलता है ना। और क्या बात है। जीवन होता है संस्कारों के लिए। आप अपने आगे संस्कार चला सकते हैं। आप अपने को दुखी करेंगे तो दुखी होते चले जाएंगे। दुख सुख की कोई कामना की सीमा नहीं है, और दुख का कोई अंत नहीं है। अपना काम ठीक चलता है। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। हम्म। आने वाले 6 से 7 साल में, आई नो कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन 6 से 7 साल या 10 साल चलिए हम बोलते हैं, 10 साल में आप यहाँ से सेंसेक्स या निफ्टी को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? मेरे को पता है कोई डायरेक्ट नहीं बता सकता, बट स्टिल आपकी विषय, आपके विचार। नहीं, मेरे विचार तो अच्छे ही हैं। और वैसे इस बाजार में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपका टाइम ले लेता हूँ 1 मिनट बिल्कुल का। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था, कटई बढ़ई शीश समुदाय जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण के सिर इस तरह से कट रहे थे जिस तरह से हर लाभ के ऊपर लोभ, लालच बढ़ रहा है। लोगों को लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ाने के लिए ये जो साइकिल आते हैं ना, इन साइकिल क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये इसलिए आते हैं कि इस बार अभी जैसे जितने इन्वेस्टर है वो मुहूर्त निकलवा के आते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, उसके बाद में वो अच्छा कमाते हैं। शुरू में जैसे कोई लाख रुपए लेके आता है, वो फिर 5 लाख रुपए की और चीजें बेच के और उसमें आएगा। और वो 5 और 1 लाख रुपए से जितना कमाया वो सारा 10 लाख दे के चला जाएगा। मुहूर्त निकलवा के आएगा, सौगंध खा के चला जाएगा। 90% लोग चले जाएंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे। अगले 8-10 साल में नई पीढ़ी आएगी, नए बच्चे आएंगे, वो कहेंगे हमें भी करना है। नए परिवारों से आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे। तो ये साइकिल चलेगा, नया पैसा आएगा ना। पैसे की कमी थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि मैं मानता हूँ कि सेंसेक्स 1 लाख और निफ्टी 32,000, वाह। 10 साल में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हो जाए तो साइकिल के हिसाब से मेरे अंदाज से 2025 से पहले हो जाने चाहिए। और ये जो छोटे छोटे शेयर आपको देखने को मिलते हैं ना, मैंने 5 रुपए में वायरसेंट फैब्रिक्स लेना चाहा था, 9 रुपए में नहीं मिला, और उसको 52 रुपए में लिया, और 6 महीने में 500 रुपए हुआ था। ये एक बार नहीं, पर्टिकुलर कंपनी की बात है, लेकिन ऐसे सैकड़ों शेयर, हजारों शेयर हर बार इसी तरह से मिलते हैं, टूटे हुए बाजारों में मिलते हैं। और बढ़े हुए बाजारों में हम ही लोग वापस उनको गले में लेके बैठ जाते हैं। वो हमारे ही पांति आएगी। पैसा कमाने वाले जो 10% लोग हैं वही कमाएंगे, बाजार बढ़ेगा। अच्छा,
मतलब दोस्तों एक पॉजिटिव नोट पे ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स तो बढ़ेगा ही, नया निवेश का पैसा आएगा, ये साइकिल पे चलते हैं। तो ये इंटरव्यू में तो बहुत मजा आया सर मेरे को, आपके जो। मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, और जो सर मेरे को एक और सवाल भी पूछना है, आप पहले बोल दीजिए फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा। 2018 में जब जनवरी में जो जी। भाव थे उसके 10%, 20%, 5% भाव रह गए। उस हम्म, टाइम निफ्टी था 11,200-300। जी। उसके बाद में 10,000 आया, अभी बिल्कुल। 12,430 जाके आ गया। लेकिन भाव क्या है? निफ्टी कितना बढ़ेगा? हम निफ्टी से संबंधित नहीं है, हम स्टॉक मार्केट से संबंधित है। स्टॉक मार्केट में बहुत से चांसेस है, बहुत छोटे छोटे शेयर है, वो कई गुना हो जाएंगे। इवन मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ 3 टाइम की। शेयर बाजार में आपको ऐसे मौके मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कई शेयर 10 गुना और कई शेयर 100 गुना भी हो जाएंगे, यहाँ से हो सकते हैं। क्या मतलब, बहुत ही एक उत्साह, आपने एक कॉन्फिडेंस दिया है, बिकॉज अभी सब मायूसी का जो माहौल है सबके अंदर की, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वहां पर अपनी पॉजिटिविटी चलाइए। एक आखिरी सवाल जो मेरा ये है कि हमारे आखिरी चैनल। सवाल से पहले ये आखिरी बात मैं और कर दूं आपको बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अभी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटे शेयरों में करते हैं, हम्म। आप अपना खर्चा घटा दो, अच्छा। खर्चे घटा दो। अच्छा। और आपका खर्चा जैसे किसी का 50,000 रुपए है, किसी का 15,000 रुपए है, तो 15,000 वाले को 1,500 रुपए खर्चा कम करके उसको खर्च खाते लिख के ये छोटे शेयर ले लो आप। 50,000 वाले को 5,000 रुपए बचा लो मंथली, और ये छोटे शेयर को खर्च खाते लिख दो कि या तो ये गए। हाँ अच्छा, ये तो बहुत सही, अच्छा हाँ, तरीका है। खर्च जी खाते जी। लिख के, और शेयर बाजार में आप सब कुछ जो भी करते हैं वो खर्च खाते लिख के कर दो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप सर बिकॉज आपने ये बात कही है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी जो मेरे रिसेंटली 12% मैंने पोर्टफोलियो पे एलोकेशन जो किया है वो भी स्मॉल कैप में ही किया है। जबकि मैं डायरेक्ट पब्लिक को इसलिए नहीं कहता हूँ कि पब्लिक का नजरिया अलग रहता है, किसी को सिर्फ 2-3 साल पकड़ना रहता है, तो मेरा वैसा व्यू नहीं है। उसको बस मैंने लेके देखा जाएगा, मतलब जो मैंने एनालिसिस करी, तो आपकी बात से कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ। आखिरी वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन जो आने वाले 3-4 साल में है, मेरा भी कुछ टारगेट ऐसा ही है, 2 से 3 गुना निफ्टी का है। तो लेट्स होप आपकी और हमारी और हम सबकी बात एक सही हो। जाते जाते एक आखिरी सवाल, मेरे चैनल को, हमारे इस चैनल को काफी 23-24 साल के जो यंग नौजवान होते हैं, जो जस्ट अभी पढ़ के नौकरी पे लगे हैं, वो लोग भी देखते हैं। उनके लिए जाते जाते एक क्या राय आप देंगे कि भाई अभी उनके पास शुरुआत हुई है इन्वेस्टिंग जर्नी की, 20-22-23 साल के, उनके लिए आपका क्या राय रहेगा? शुरुआत कर दो ना। आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है बिया, जी आपने सुना होगा, छोटी जी सी जी। चिड़िया होती है बिया, वो अपना घर बनाती है। उसको उसकी माँ है वो नहीं बताती है कि आपको इस तरह से घोंसला बनाना है। जब आप एंटर करेंगे ना, और जब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपने भी शुरुआती दौर में किया होगा, तब के सारे सरकमस्टांसेस आपको याद होंगे कि लोगों से पूछना, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, अपनी लगाना तो छोड़ दो और लोगों को पूछो कि किस शेयर में तेजी लगती है। मैंने एके सर से पूछ लिया कि ये है, तो फिर और किसी से भी पूछो इसमें क्या लगता है, इसके क्या फंडामेंटल्स है। 3 जगह पूछो, फिर अपनी अकल बाद में दौड़ाओ। शुरू में किसी को पूछा, अकल दौड़ा दी, तो काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से काम करना पड़ेगा। वाह। मतलब जाते जाते सर ने इतने सारे लेसन दिए हमारे सभी सभी दर्शकों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको कुछ एक नया नया यहाँ से सीखने मिला है, और बहुत कुछ सीखने मिला है इस छोटे से कन्वर्सेशन से। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के सर लिए। धन्यवाद। मेरे को यहाँ, मैं यहाँ प्रमोट होने के लिए नहीं, मेरे को अच्छा लगता है कि आपने मेरे को बुलाया है। हाँ, तो मैं यही अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसा सर ने मुझे कहीं अप्रोच कुछ नहीं किया था। मैं खुद चाहता हूँ कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनने बाजार को देखा है, बिकॉज देखिए आए दिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनने शायद बाजार भी नहीं देखा है, और वो आपको कुछ भी ज्ञान दे, उससे बेटर है हम उनसे सीखें, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा टीचर होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे भी, जिसने आज तक जो भी पैसा जितना भी कमाया, अनुभव से ही कमाया है, और सर ने भी जैसे बताया, अनुभव से ही सीखते हैं, अप्स एंड डाउन से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सभी दर्शकों को आपने हेल्प किया इस चीज से। एंड कभी एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर कुछ भी नया सीखा है, तो आप लाइक जरूर कीजिए,
शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस माहौल में बहुत नेगेटिव हो गए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अब बाजार में कुछ बचा ही नहीं, उनसे याद से आप शेयर कीजिए, क्योंकि सर का इंटरव्यू सुन के उनको ज़रूर कुछ एक आस जगेगी उनके मन में कि नहीं, पैसा बनेगा लंबी अवधि में अगर इन्वेस्टेड रहे। देखिए, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह लीजिए। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कभी ऐसा नहीं होता 6 महीने 1 साल के लिए, पैसा बढ़ जाए वो बात अलग है, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए, स्टडी कीजिए। सर ने एक शब्द कहा था, मेहनत कीजिए, लगन के साथ कीजिए। क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, अगर आप मेहनत लगन करते हैं तो बिल्कुल पैसा बनेगा। एंड विश्वास रखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही हमने आज यहाँ से सीख रखी है कि एक उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो विश्वास रखिए। आशा का कोई विकल्प नहीं होता। आशा का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको ये लाइन भी पसंद है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया। तो इसी तरह आप लोग सीखते रहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, मैं ये वीडियो जैसे ही आज हमारा ये वीडियो पोस्ट हो रहा है, ये वीडियो जब भी लिया गया, लेकिन ये संडे शाम को हमारा अभी पोस्ट हो रहा है, तो मेक श्योर आप लोग जितना हो सके आपके डाउट्स, क्वेरीज सब कुछ लिखिए। मैं वो कोशिश करूंगा कि सर तक ये सारे आपके सवाल भी मैं पहुंचाऊं। एंड आशा करता हूँ आपको ये एफर्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।